हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हीमोस्टैसिस। ऐसा गेस किया जाता है कि 2023 के पेपर में ये जरूर रहेगा। हीमोस्टैसिस हीमोस्टैसिस एक और टर्म इसी तरीके से है, होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस क्या है कि जो बॉडी की जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट में मेंटेन करना, वो प्रोसेस हुआ करता था, होमियोस्टैसिस वो लोग। लेकिन ये हीमोस्टैसिस है। हीमोस्टैसिस का मतलब कि सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम डैमेज्ड वेसल वॉल। सेसेशन यानी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो हीमोस्टैसिस का मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म को हम समझने के लिए तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। किसी ब्लड वेसल में जहां डैमेज होता है वहां पे कोई केमिकल रिलीज होता है और वो करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हो उनको नैरो करता है। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो वहां पे कम होगा और फिर फर्दर जो प्रोसेस होगा वो इजी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर सपोज कर दीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ डैमेज हो रहा है और डैमेज होने की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और इसी डैमेज्ड वॉल से जाके ये अडहेयर हो जाते हैं, वहां पे स्टिक हो जाते हैं और फिर एक केमिकल रिलीज करते हैं, ये सीरोटोनिन। सीरोटोनिन यानी 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, और वो सीरोटोनिन होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये नैरो हो जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो उधर कम हो जाता है। सपोज कर लीजिए ये इतना ब्लड वेसल्स है, अगर ये ब्लड वेसल्स इतना नैरो हो जाए तो इसका मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो कम हो जाए तो जो सेकेंड प्रोसेस है वो बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा ये हुआ कि भाई सीरोटोनिन रिलीज होता है जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। दूसरा और रिलीज करता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यही प्लेटलेट्स रिलीज करता है एडीपी। और ये एडीपी एक तरह से कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट का मतलब ये है कि अगर सपोज कर लीजिए 10 प्लेटलेट्स वहां पे डैमेज वॉल में स्टिक कर गए हैं तो वो एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से और प्लेटलेट्स उधर अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा प्लेटलेट्स आ जाते हैं। वो फिर और केमिकल रिलीज करते हैं मिलकर के, फिर और ज्यादा प्लेटलेट्स आ जाते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के प्रोसेस की वजह से बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इसी एरिया में आके ये स्टिक हो जाते हैं। डैमेज्ड वॉल है, एक तरह से मेढ़ बांध दिया इन्होंने। जैसे मेढ़ कहीं टूट जाता है तो पानी का जो फ्लो है बाहर बाहर बहने लगता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस नाली की तरफ का बहाव रोकते हैं, कम करते हैं। तो वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन कराया, फिर उसको जो है टेम्परेरी सील करते हैं, मेड़ बांधते हैं कच्चे से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स उठा के प्लेटलेट्स यहाँ पे रख दिया समझ लीजिए। तो वो प्लेटलेट्स यहाँ पे अटैच हो गए, स्टिक हो गए, और इसी तरीके से बन गया प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। टेम्परेरी सील है ये, टेम्परेरी सील है। अब यहाँ पे प्राइमरी हीमोस्टैसिस हुआ, यानी सेसेशन ऑफ जो ब्लीडिंग हुआ, ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एक तरह से प्राइमरी हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स अडहेयर हो जाने के बाद अब वहां पे टेम्परेरी सील हो गया। अब इसकी एक तरह से थर्ड जो प्रोसेस होगा, जो सेकेंडरी हीमोस्टैसिस शुरू होगी, यानी क्लॉटिंग शुरू होगी, कोएगुलेशन शुरू होगा। तो कोएगुलेशन हम दो प्रोसेस, दो स्टेप्स में पढ़ेंगे। दो पाथवे होती है कोएगुलेशन के लिए, क्लॉटिंग के लिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एक तरह से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है हमारे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। फिर थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन जो बन जाएगा वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। वही फाइब्रिन ही बनाना है हमें, फाइब्रिन ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जेल लाइक सेमी सॉलिड मास है वो। वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लॉट। फाइब्रिन फॉर्मेशन ही क्लॉट कहलाता है। तो वो हमें बनाना है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, यानी कि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के दो पाथवे चलती हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, इनमें इंट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे यानी क्लॉटिंग में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें पता है 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं हमारे बॉडी में। वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमको रटना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर, फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है टिश्यू फैक्टर, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है लेबाइल फैक्टर, सिक्स्थ है एक्सुलरिन, और सेवेंथ है स्टेबल फैक्टर, एट्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नाइन्थ है क्रिस्टमस फैक्टर, टेंथ है स्टुअर्ट फैक्टर, 11th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th है हैजिमेंट फैक्टर, और 13 स्टेबलाइजिंग फैक्टर।
तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमको याद करने पड़ेंगे और इन सबका रोमन में नंबर है। रोमन में ऐसा 1 2 3 वैसा नहीं लिख सकते, आप रोमन में लिखना है और उनका नाम रखना है। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स वो इन्वॉल्व होते हैं, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है जो एक दूसरे को कैस्केड तैयार होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को तीसरे फैक्टर को इस तरीके से वो एक्टिवेट करते हैं। तो दो तरह के पाथवे होंगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे समझते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर, समझ लीजिए ब्लड वेसल लाइनिंग है उसके बाहर। तो ब्लड वेसल्स के बाहर जो कोई इंडोथीलियल है, सबसे इनर लाइनिंग क्या है, इंडोथीलियल। इंडोथीलियल के जो ऊपर और लेयर है, अदर लेयर्स हैं, ठीक है। तो ब्लड को वहां इस ब्लड वेसल से स्केप करके टिश्यू तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे में जो टिश्यू डैमेज होते हैं, कहीं टिश्यू डैमेज हो रहा है, ब्लड वेसल्स इटसेल्फ नहीं, ब्लड वेसल्स के बाहर कहीं टिश्यू डैमेज हो रहा है, या नियरेस्ट जो ब्लड के नियरेस्ट कोई टिश्यूज है तो वो टिश्यू डैमेज होता है, तब ये एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से टिश्यू डैमेज हुआ। टिश्यू डैमेज की वजह से यही स्टिमुलस है, टिश्यू का डैमेज होना ही स्टिमुलस है। और टिश्यू डैमेज, टिश्यू फैक्टर थर्ड, जो थर्ड टिश्यू फैक्टर है वो एक्टिवेट होता है। टिश्यू फैक्टर थर्ड एक्टिवेट होने के बाद वो सेवेंथ को एक्टिवेट करता है। जो सेवेंथ फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, उसको एक्टिवेट करता है किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारा एक कैल्शियम फैक्टर है, फोर्थ कैल्शियम फैक्टर है। तो फोर्थ कैल्शियम फैक्टर के साथ मिल करके ये थर्ड टिश्यू फैक्टर सेवेंथ को एक्टिवेट करता है। सेवेंथ एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेटेड सेवेंथ क्लॉटिंग फैक्टर फर्दर टेंथ को एक्टिवेट करता है। तो इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं 3 7 10, यानी 3 ने 7 को एक्टिवेट किया, 7 ने 10 को एक्टिवेट किया। तो सिंपल सा एक्सट्रिंसिक पाथवे, थर्ड 3 7 10, ठीक है। तो थर्ड ने कैल्शियम के प्रेजेंस में सेवेंथ को एक्टिवेट किया, सेवेंथ ने टेंथ को एक्टिवेट किया किसके प्रेजेंस में, एट्थ कैल्शियम और ये फास्फोलिपिड कैल्शियम और एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिल करके इस सेवेंथ ने टेंथ को एक्टिवेट किया। टेंथ एक्टिवेट हो गया। अब ये टेंथ क्लॉटिंग फैक्टर ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। अगर कोई पूछे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन सा फैक्टर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर 10, यानी हमारा स्टुअर्ड फैक्टर या स्टुअर्ड फैक्टर ही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, टेंथ वाला, टेंथ प्लस 5 क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 और फास्फोलिपिड, प्लेटलेट्स का जो फास्फोलिपिड है और कैल्शियम, ये 3 4 फैक्टर मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये थ्रोम्बिन, एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिन ये पहले सॉल्युबल फॉर्म में होता है, मोनोमर्स होते हैं। फिर ये फाइब्रिन क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं और स्टेबलाइजिंग फाइब्रिन क्लॉट जिसको हम कहते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13th फैक्टर जो होता है वो 13 फैक्टर के साथ ये फाइब्रिन 13th फैक्टर, 13 क्या है हमारा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के साथ मिल करके ये फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है, इनसॉल्युबल फॉर्म बनाता है, यानी क्लॉट बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो वो हम ऑब्जर्व करते हैं वो स्टेबलाइज फैक्टर, यही क्लॉट हमें बनाना है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे से टिश्यू डैमेज एक्टिवेट टू टिश्यू फैक्टर टू सेवेंथ, टेंथ को टेंथ थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और स्टेबलाइजिंग फैक्टर के साथ वो फाइब्रिन क्लॉट बन गया। ये तो हुआ एक्सट्रिंसिक पाथवे जब कोई टिश्यू डैमेज होता है, ब्लड वेसल्स जब डैमेज होते हैं तो इंट्रिंसिक पाथवे, जब ब्लड वेसल्स इटसेल्फ डैमेज देन इंट्रिंसिक पाथवे रनिंग। तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो यानी ब्लड ट्रॉमा हो गया, यानी ब्लड वेसल्स खुद डैमेज हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि भाई ब्लड वेसल्स में डैमेज होने के बाद क्या हुआ, प्लेटलेट्स एडहेयर होते हैं वहां पे, प्लेटलेट्स एडहेयर टू डैमेज वॉल। अब ये प्लेटलेट्स जो एडहेयर हुए, वैसोकंस्ट्रिक्शन वाला जो अभी समझे ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, प्लेटलेट प्लगिंग होगी। तो प्लेटलेट प्लगिंग होने के बाद यही एडहेरेंस, यही प्लेटलेट का जो एडहेरेंस है यही स्टिमुलस है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को, अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है। तो जो प्लेटलेट्स है, जो एडहर्ड प्लेटलेट्स है, जो डैमेज वॉल से अटैच हो गए हैं प्लेटलेट्स, वही 12th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। कैल्शियम फैक्टर के साथ मिल करके
ट्वेल्थ को ये एक्टिवेट करते हैं, ट्वेल्थ को एक्टिवेट करते हैं और फिर ट्वेल्थ वाला जो है 11th को एक्टिवेट करता है। ट्वेल्थ वाला किसको करेगा? 11th को। 11th वाला लेकिन 10th को नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है 12 11 9 10 है, 12 11 10 9 ऐसा नहीं है, 12 11 9 10 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ट्वेल्थ वाला 11th को एक्टिवेट करेगा, 11th क्लॉटिंग फैक्टर जो है फिर कैल्शियम के साथ मिलकर 9th को एक्टिवेट करता है। 9th बन गया, 9th एक्टिवेट हो गया। अब 9th वाला कैल्शियम प्लेटलेट फास्फोलिपिड और फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 8 ये तीनों मिल करके, यानी 9th एक्टिवेटेड 9th, एक्टिवेटेड 8th और कैल्शियम फैक्टर और फास्फोलिपिड प्लेटलेट्स का फास्फोलिपिड, ये मिलकर के 10th वाले फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं और यही 10th हमारा हो गया क्लॉटिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो यहाँ से 7th वाले ने किया, यहाँ से 9th वाले ने किया, अब ये 10th फिर से वही प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, यानी यहाँ से देखिए तो ये वाला कॉमन पाथवे है, ये इतना पाथवे कॉमन है। एक्सट्रिंसिक से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आता है, 7th के थ्रू 10th एक्टिवेट करेगा, इधर से 9th 10th को एक्टिवेट करेगा। तो 10th प्रोथ्रोम्बिन में फिर से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन और इस तरीके से क्लॉटिंग हो जाती है, यही हमारा क्लॉट है, यही हमारा ब्लड का जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप करता है। तो एक तरह से ये सेकेंडरी हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म हुआ, प्राइमरी प्लेटलेट्स ब्लड प्लग फॉर्मेशन, सेकेंडरी हीमोस्टैसिस फाइब्रिन यानी क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म हीमोस्टैसिस का वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसमें यूनिट 3rd में ही ये नोट्स दिया गया है टेलीग्राम पे, आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये मेथड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और डिस्कस करेंगे।